अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मई की 4 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने सीपैक मंसूबों की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए ईद की तातीलात के बाद एक आला सतह का इजलास तलब किया है, जिसमें वजीर दाखिला समेत कई दीगर आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। एक सरकारी बयान के मुताबिक इजलास में कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद सीपैक के मंसूबों और चीनी शहरियों को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। इजलास को कराची हमले की तहकीकात में अब तक होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद हलाक हो गए थे। इस वाक़े की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम बलूच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। चीन की वजारत खारजा ने कराची हमले की शदीद मजम्मत की और उस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए पाकिस्तानी हुक्काम से मुतालबा किया कि इस हमले में मुलव्वस दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के रोजना में डॉन की खबर के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान में मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों से आगाह है और आजादी इजहार पर इस तरह की पाबंदियां मुल्क के इमेज और तरक्की की सलाहियत को मजरूह करती हैं। सीनियर अमरीकी एहलकार का यह बयान आलमी यौम आजादी सहाफत के मौके पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक पाकिस्तानी सहाफी के सवाल के जवाब में सामने आया। ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिन्हें सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक जगह समझा जाता है। गुज़श्ता साल जराइम और बदउनवानी को बेनकाब करने और हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करने पर बहुत से सहाफियों का कत्ल हुआ और इख्वा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान एक साल में प्रेस की आजादी के स्कोर पर 12 पॉइंट्स गिर गया है और अब इस दर्जाबंदी के साथ वो अफगानिस्तान से भी नीचे है, जहां तालिबान की हुकूमत है। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने मुनज़्ज़म तरीके से अफगान आजाद प्रेस, खास तौर पर खवातीन सहाफियों और देही इलाकों में काम करने वालों को दबाया है। सन 2021 के आखिर में किए गए एक सर्वे के मुताबिक तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में मीडिया के 40% इदारे बंद हो चुके हैं। अमेरिका के वजीर खारजा ने आजादी सहाफत के आलमी दिन के मौके पर खबरदार किया कि रूस और चीन वस्ती और मशरक़ी यूरोप के ममालिक की जमहूरी और खुद मुख्तार मर्जी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन 2 अवामिल को कुशादा दिली के उसूल के तौर पर मजबूती से थामे रखने की जरूरत है। ग्रुप की सालाना रिपोर्ट में 180 ममालिक को गैर जानिबदाराना सहाफत के लिए मौजूदा माहौल की बुनियाद पर रैंक किया गया है। यूरोपीय यूनियन के खुसूसी एलची टॉमस निकलसन इस मौके पर कहते हैं कि शायद लोगों की आजादी की जायजा जुज़वी तौर पर मीडिया की आजादी से किया जा सकता है, जिसमें रिपोर्टिंग, बहस, तनकीद और वकालत शामिल हो। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि आजादी सहाफत के आलमी दिन पर यूरोपीय यूनियन दुनिया भर के तमाम सहाफियों के साथ खड़ी है और सेंसरशिप और जबर के खिलाफ लड़ने वालों की हिम्मत को सराहती है। आलमी सहाफती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मंगल के रोज सामने आने वाली एक नई रिपोर्ट के मुताबिक रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया भर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे का रिवाज उरूज पर है, जिसकी वजह से गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग पर मुज़िर असरात मुरत्तब हो रहे हैं। इदारे की जानिब से सन 2022 के लिए अपनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इशाअत की गई है। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को बांग्लादेश और जुमे को भूटान का दौरा किया। उन्होंने ढाका में बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और अपने बांग्लादेशी हममनसब AK अब्दुल मोमिन से मुलाकातें की और तबादला ख्याल किया। उन्होंने बाद में एक प्रेस बयान में कहा कि भारत ईद उल फितर के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान रेल और सड़क खिदमात को बहाल करने पर गौर कर रहा है।
कोरोना वबा की वजह से ये राब्ते मुनक़दा हो गए थे। उन्होंने शेख हसीना वाजिद को नरेंद्र मोदी की जानिब से भारतीय दौरे की दावत भी दी। ख्याल किया जाता है कि वो जुलाई में भारत का दौरा कर सकती हैं, ताहम अभी इस दौरे की कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। इस मौके पर दोनों मुल्कों में राब्ताकारी समेत मुताद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बाहमी ताल्लुकात नए मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। और अब यूक्रेन रूस जंग की ताजा तरीन सूरत हाल। डोनेट्स्क के गवर्नर ने कहा है कि मंगल को मशरकी यूक्रेन के इलाके पर रूसी गोलाबारी में कम से कम 9 शहरी हलाक हो गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पाउलर क्रेंको ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर तहरीर किया है कि ओडिका के कस्बेबारी के दौरान कम से कम 3 शहरी हलाक हुए। मजीद 3 शहरी वलीदर नामी शहर पर गोलाबारी के नतीजे में हलाक हुए, जबकि 3 मजीद अफराद लीमान के कस्बे में हलाक हुए। यूक्रेनी सदर के दफ्तर ने बताया है कि इससे कबल मंगल के रोज डोनेट्स्क के दीगर इलाकों पर मुस्तकिल गोलाबारी होती रही, जहां मकामी हुक्काम ने मैसूर शहरियों को महाज जंग के करीब इलाकों से निकालने का काम जारी रखा हुआ है। रॉयटर्स ने बताया कि यूक्रेन की लड़ाई की खबरों की आजाद जराये से तस्दीक नहीं हो पाई है। रूस ने शहरी आबादी को हदफ बनाने के इल्जाम को मुस्तरद किया है। रूस के यूक्रेन पर हमलों में शिद्दत आ गई है और रूसी अफवाज ने जेर मुहासरा शहर मारियापोल में गोलाबारी की है, जहां के एक स्टील प्लांट में लगभग 200 शहरी अब भी फंसे हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक रूसी अफवाज ने मंगल को मारियापोल में अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इलाके से 101 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। रूस की खबरसां एजेंसी RIA के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि रूसी अफवाज यूक्रेन अफवाज के उन ठिकानों को निशाना बना रही हैं जहां से वो रूसी अफवाज पर फायरिंग करते हैं। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि यूक्रेन अफवाज ने इन इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर होने वाली आरजी जंगबंदी से फायदा उठाया है और यहां खुद को मुनज़्ज़म कर लिया है। इलाके से शहरियों के इनखला के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर मारियापोल में आरजी दी हुई थी। मारियापोल में एक पुलिस एहलकार ने मीडिया को बताया कि रूसी अफवाज मारियापोल में यूक्रेन के जेर कब्जा आज़वेस्टाल स्टील प्लांट को कब्जे में लेने के लिए कोशा हैं। यूक्रेन के फौजी हुक्काम के मुताबिक रूसी तैयारों ने रात भर स्टील प्लांट पर बमबारी की। यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पाबंदियों के एक नए पैकेज की नकाब कुशाई की है, जिसमें तमाम रूसी तेल पर पाबंदी शामिल है, जिसमें खाम तेल की दरामदात 6 माह के लिए और साल के आखिर में रिफाइंड मसनूआत की दरामदात रोक दी जाएंगी। यूरोपीय यूनियन के तमाम अराकीन की तरफ से मुत्तफिका तौर पर पैकेज की मंजूरी जरूरी है। वॉन डियर लेयन ने यूरोपीय पार्लियामेंट को बताया कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ रुकन ममालिक रूसी तेल पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं, लेकिन हमें ये करना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी तवानाई की दरामदात को रोकने के लिए मजीद वसी यूरोपीय इक़दामात पर जोर दिया है। यूरोपीय यूनियन की मुजव्वजा पाबंदियों में रूस के सबसे बड़े बैंक सबर बैंक को बैनुल अक़वामी स्विफ्ट प्रोग्राम और पैगाम रसानी के निज़ाम से हटाना शामिल है, और इसके अलावा आला दर्जे के उन फौजी अफसरान की फहरिस्त तैयार करना शामिल है जिन्होंने बूचा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया और जो मारियापोल के गैर इंसानी मुहासरे के जिम्मेदार हैं। वॉन डेर लेयन ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अपनी वहशियाना जारियत की भारी कीमत अदा करनी होगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो रूस के साथ तमाम बैनुल अक़वामी माली और तिजारती लेन देन बंद कर दे। मंगल के रोज जूम पर अल्बानिया के पार्लियामान से ऑनलाइन खिताब करते हुए उन्होंने यूरोप और दुनिया पर जोर दिया कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे, रूसी बैंकों से लेन देन खत्म किया जाए, रूस के साथ तिजारत रोक दी जाए, रूसी समुद्री जहाजों के लिए बंदरगाहें बंद की जाएं और रूसी सयाहों की तादाद कम कर दी जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह बात इंतहाई नामुनासिब है कि अक़वाम मुत्तहिदा रूस से $2.5 अरब का माल खरीद रहा है, जिसे इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के काम पर सर्व किया जाएगा। अल्बानिया के वजीर आज़म अदी रामा ने कहा
کہ ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ جب 5 لاکھ البانوی لوگوں کی نسل کشی کرتے ہوئے کوسوو نے انہیں زبردستی ملک بدر کر دیا تھا، اس وقت یوکرین ہی تھا جس نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی تھی۔ اور اب کچھ دوسری خبریں۔ افغانستان میں طالبان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ وزارت کی ابتدائی رپورٹوں کے مطابق 10 صوبوں میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں اب تک 20 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 100 کے قریب گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نائب وزیر مولوی شرف الدین مسلم نے کہا کہ امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز صوبہ پروان میں سیلاب سے 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ صوبے کے کچھ حصوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا، جس نے صوبے پروان میں کئی مکانات اور زرعی اراضی کو بھی تباہ کر دیا۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والے ادارے نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران افغانستان کے متعدد صوبوں میں طوفانی بارشوں کی اطلاع دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز اسقاط حمل کے بارے میں امریکی عدالت عظمیٰ کی جانب سے دیے گئے فیصلے کو قدامت پسند قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جو 1973 کے تاریخ ساز روز ویڈ فیصلے کی جگہ لے گا، جس کے ذریعے ملک بھر میں اسقاط حمل کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ دھماکہ دار خیال کیے جانے والے اس فیصلے کی نہ صرف ڈیموکریٹس نے مذمت کی ہے، بلکہ چند اعتدال پسند ریپبلکنز نے بھی اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے اس متن کے مستند ہونے کی تصدیق کی ہے، جسے پیر کی شام گئے خبر رساں ادارے پولیٹیکو نے شائع کیا تھا، لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ججوں کے اس حتمی فیصلے کی نمائندگی نہیں کرتا جس کا اعلان جون کے اواخر تک کر دیا جائے گا۔ ڈیموکریٹس اس خبر پر اپنا رد عمل دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں نصف صدی سے تمام امریکی خواتین کو حاصل اسقاط حمل کے حق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے اطلاع دی ہے کہ شمالی کوریا نے بدھ کے روز ایک بیلسٹک میزائل لانچ کیا ہے، جو اس کے تجربات کے سلسلے میں تازہ ترین ہے۔ اس تجربے نے شمالی پڑوسیوں کو پریشان کر دیا ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے سخت مذمت کی گئی ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے ایک بیان کے مطابق میزائل نے تقریباً 470 کلومیٹر تک پرواز کی اور تقریباً 780 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچ گئی۔ جاپان نے بھی اسی نوعیت کی معلومات فراہم کی ہیں، مزید تفصیلات دستیاب نہیں تھیں۔ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ ان تارکین وطن کے ورک پرمٹ میں از خود 360 دنوں کی توسیع کر دے گا، جنہوں نے موجودہ بیک لاگ کے درمیان اپنے کام کی اجازت کی تجدید کے لیے درخواست دی تھی۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکہ بھر میں ماسک مینڈیٹ اور ویکسینیشن کے قوانین میں نرمی آ رہی ہے، لیکن کووڈ وائرس کی مختلف قسموں سے انفیکشن مختلف جگہوں پر غلبہ حاصل کر رہا ہے، جس سے صحت عامہ کے اہلکاروں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے، لیکن لوگوں میں رد عمل دبا ہوا ہے۔ امریکہ کے مزید شہر اب ہائی رسک کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں اور خیال ہے کہ وہ انڈور ماسک پہننے کو پھر سے فعال کریں گے، لیکن ایسا کرنے کی خواہش کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ نیو یارک کا بیشتر حصہ ہائی الرٹ کے زمرے میں آتا ہے، جہاں کمیونٹی میں انفیکشن تیزی سے پھیل رہی ہے۔ نیو یارک سٹی میں کووڈ کیسز ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ میئر ایرک ایڈمز اپنے شہر کے بہت سے لوگوں کے ماسک اتارنے اور ویکسینیشن کارڈز الگ رکھنے کی ہدایت کے چند ماہ بعد ہی اس حوالے سے کوئی کام کریں گے۔ بیجنگ کووڈ کے کیسز میں ممکنہ اضافے سے نمٹنے کے لیے نئے ہسپتال تیار کر رہا ہے، حالانکہ نئے کیسز کی تعداد کم ہے۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ سن 2003 میں سارس وبا کے لیے بنایا گیا 1000 بستروں پر مشتمل ہسپتال دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ چین کے دارالحکومت میں نئے کیسز کی تعداد مستحکم ہے، تاہم منگل کو مزید 62 نئے کیسز رپورٹ ہیں۔ بیجنگ میں حکام نے کووڈ کے پھیلاؤ کو کم کرنے کی کوششوں کے حصوں کے طور پر درجنوں سب وے اسٹیشنوں کو بند کر دیا ہے۔ چینی دارالحکومت نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ 40 سے زیادہ سب وے اسٹیشنوں کو بند کر رہا ہے، جو اس کے سسٹم کا تقریباً 10% بنتا ہے۔ اس میں سینکڑوں بس روٹس بھی شامل ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔
हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।